Am I audible? So what have you done since morning? 9 to 10 कौन सा class था? Anatomy. And 10 to 12? Dissection. Have you been allotted the cadaver? So what did you do in the DH? Introduction of the table, allotment, batches. AC चाहिए? एक आध चला देना ताकि सबको ठंड ना लगे और सर्कुलेशन मेंटेन करे. ओके, so this is your second subject of your phase 1 curriculum, that is physiology. So what do you anticipate in this entire curriculum of physiology? What do you think what will be taught to you? This is just an interaction. पढ़ना तो है ही और जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ मुझे कि तुमने क्या सोचा है कि हमें फिजियोलॉजी में क्या पढ़ाया जाएगा. एक एक करके जवाब दो तो बेटर रहेगा. मेटाबॉलिक रिएक्शंस और चलो एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस आया, दूसरा तुम दे रही थी. हाँ, लाइफ प्रोसेसेस और फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. ओके, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? बस चार ही चीजें पढ़ोगे, खत्म फिजियोलॉजी? और मुझे तो 500 घंटे है, तो 500 घंटे में अगर मैंने चार चीजें पढ़ा दी तो फिर तो मेरी फिजियोलॉजी एकदम ही, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी. और क्या सोचा है भाई? 12th में भी तो पढ़ी होगी तुमने, 11th 12th फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो. फंक्शंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, तीनों को अमालगमेट करके तुमने एक सेंटेंस दे दिया. Pardon? Circulatory paths between organs. Okay, what else? Okay, तो ये थोड़े बहुत आंसर्स मुझे मिले हैं. So we will start it. How a living organism works. अगर लाइफ है तो वो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई? So that is, it becomes physiology. If we don't think it only in terms of an adult born, of a neonate after birth, the life starts at the time of conception, or for that matter the life is there in the ovum, the life is there in the sperm. So life is the study of how living organism works, their capacity to survive. Now what are the methods or what are the various components for which a person has to survive? अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमारे बेसिक नीड्स क्या होंगे? फूड, so the feeding, mobility. If you are stored in one place, what will happen? No light, nothing. So you need mobility. Then adaptation to changing the environmental factors. अभी मैंने पूछा AC चला है, आधे बच्चों ने कहा yes, आधे बच्चों ने कहा नहीं. तो एंड रिजल्ट रहा कि एक आधे AC चला होगा तो चला होगा, शायद वो भी नहीं चला. So this is your adaptation to changing environmental factors. तो हम ये कह सकते हैं घर पे भी यही होता है, किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. तो जिसको नहीं चाहिए वो दूसरे रूम में जाता है. एग्जैक्टली. या उसको रजाई दे दी जाती है, या उसको कहा जाता है तू रजाई ओढ़ के सो जा, स्वेटर पहन ले. राइट? So this is your adaptation. And the final is reproduction, that is continuation of the progeny. It should not stop at one place. ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खत्म हो गई है तो हम बहुत शुक्रगुजार है. जैसे डायनासोर, अगर वो अभी भी होते तो हमारा तो हॉस्पिटल ही नहीं रहता. Right? And we wouldn't be. So there has to be extinction of what is not required. And we have evolved to this stage through our ancestors. So there was an evolution from the apes to the human being. But this production or reproduction continued. Now all this is governed through various laws of physics and chemistry. Yes or no?
The most important, Newton's laws, as somebody had said, metabolic reactions. क्योंकि अगर हमने खाना ही खाते रहे तो क्या होगा, उसको यूटिलाइज भी करना है, एक्सेस में भी नहीं खाना है, अगर एक्सेस है तो उसको बाहर भी निकालना, नहीं तो वो स्टोर होता रहेगा और टॉक्सिक हो जाएगा. सो इट हैज टू बी डेल्ट विद द लॉज ऑफ केमिस्ट्री. एंड ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है. मेरी क्लासेस में अटेंशन सुनना है और टेक्स्ट बुक पढ़ के आना है, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट एम आई टीचिंग. नाउ ऑर्गेनिजम्स आर मशीन्स और दे आर फैक्ट्रीज. ऑब्वियसली क्यों कहा है ये स्टेटमेंट मैंने, कॉन्स्टेंटली हम काम कर रहे हैं. चाहे वो एक चींटी है, चींटी का क्या काम है, आपने देखा वो लकीर से बन के जाती है, उसको एक अनाज का दाना मिलता है, वो उसको उठा के वो वापस देगी, तो उसका वर्क क्या है, फॉर हर सर्वाइवल शी इज वर्किंग. फॉर योर सर्वाइवल यू विल बी स्टडिंग. नाउ यू विल बिकम मैकेनिकल. सुबह 8 बजे उठे, 7 बजे उठे, नहाए धोए, शायद नहीं, कॉलेज आए, 9 से 5 बैठे, कोई क्लास बंद करी तो करी, सारी बंद कर दी, वो भी कोई बात नहीं है. लेकिन अब आप एक रूटीन में ढल गए जो अभी तक आपके पास नहीं था, लेकिन वो भी था घर में जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ. 12 बजे तक सोना, लैपटॉप खोलना, लेटेस्ट नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, OTT पे क्या है, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, वॉच इट, बिंज वॉचिंग, ये था. तब भी आप एक फैक्ट्री के जैसे ही कर रहे थे. नो, दैट वाज नो प्रोडक्शन, बट इट वाज अ मशीन. तो मम्मी की डांट खाना वो शामिल था कि नहीं था, सिर्फ मम्मी, सबकी नहीं, चलो हम मम्मी तक ही सीमित रखते हैं. ओके, नाउ दिस processes are common to all, but few are higher species, so special demonstration या special recommendation होता है DNA replication. Right now we have to change our concept from, अभी तक हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े ही है, फाइलम, बहुत ही गंदा है वो, बहुत ज्यादा गंदे है वो वर्ड याद करना. हमें अब इसमें इतना कुछ याद नहीं करना क्योंकि हमें पता है ये ह्यूमन बीइंग है. राइट, देन सो यू आर हैप्पी दैट यू हैव लेफ्ट प्लांट फिजियोलॉजी इन 11th 12th कंप्लीट. एनिमल फिजियोलॉजी हमें पढ़नी नहीं है, तो हमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो आवर कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज, जो आपने 12th में पढ़ा था 50 पन्ने का, 60 पन्ने का, उसको नहीं भूलो मत भाई ना, वो तुम्हारा बेसिस था इस डॉक्टरी में आने का, उसको बेस बनाओ, लेकिन वही बेस मत रखो. दैट वाज जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट, दैट वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये 5 चीजें होती है, कार्डियक सिस्टम में या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये 2 चीजें होती है, सर्कुलेशन और कार्डियक मैकेनिज्म. रीनल सिस्टम में नेफ्रॉन. सो यू वर well versed or you were made aware of the various terminologies कि आपको क्या पता होना चाहिए. सही है या गलत है? सब लोग किडनी का जानते हैं कि किडनी में क्या होता है. what is present in the kidney? हाँ, नेफ्रॉन. अब what is a नेफ्रॉन? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 10 मिनट तक की क्लास, हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? आपको समझ में आया मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? समझ में आया अभी तक? हाँ, जहाँ पे ना समझ में आए कि क्या मैं बोल रही हूँ, आपको लगे कि ये दूसरी भाषा है, हाथ ऊपर करे. आई विल कम डाउन एट लेवल एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट देन एंड देन. ये नहीं कि आप चुप रहो कि हमें शर्म आएगी, क्योंकि हमें भी इंस्ट्रक्शन है बायलिंगुअल लैंग्वेज में क्लास लेने का. समझ में आया? लेकिन हाँ, हम टर्मिनोलॉजीज, नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन ही रहेगा. लेकिन उसको समझाने के लिए आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ सिंपल लैंग्वेज. आई विल नॉट बी फ्लुएंट टू मच इन इंग्लिश. Am I clear with all the Hindi medium speakers? Not for that matter English medium के बच्चों के भी, जहाँ कुछ नहीं समझना है, raise your hands, we will repeat it and we will try to sort it out at your level.
फिजियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, वो नॉर्मल चीजें पढ़ना चाहता है। पैथोलॉजिकल क्या करेगा, वो एबनॉर्मल रिपोर्टिंग करता है। तो हमारा क्या काम है एज अ फिजियोलॉजिस्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन द फंक्शन एंड इंटीग्रेशन। जैसे आप लोगों के जवाब आए कि एक फंक्शन है, उसका इम्पैक्ट क्या है, इंटीग्रेशन। तो एक सिस्टम अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो रीनल पे क्या अफेक्ट करेगा, या रीनल सिस्टम है तो वो कार्डियक पे क्या इफेक्ट करेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस सिस्टम्स. Now when studying parts of organism, every single molecule will seek to establish the relevance of any information derived to function the whole body. तो आप taken for granted नहीं लो, ये RBC है तो कितनी छोटी सेल, क्या साइज है RBC का? Good. So we have still scope to teach you what is physiology right now. The size of a normal RBC will be 7.2 micron. ठीक है, वो रेंज में होता है, बट यूजुअली इट इज रिकमेंडेड एज 7.2. तो वो बहुत छोटी होती है, आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे, बट उसका कुछ रेलेवेंस है, ऐसे ही नहीं है वो बॉडी में. तो व्हाट इज द रेलेवेंस फॉर दैट आरबीसी? सिंगल आंसर, सिंगल पर्सन आंसर. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और आयरन कंटेनिंग, और ऑक्सीजन छोड़ के आएगा तो वापस क्या लेके आएगा? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ओके, टू मेंटेन दी होम्योस्टैसिस, ताकि ज्यादा पीएच नहीं रहे. अगर CO2 ज्यादा रहेगा तो हमको क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. ओके, सो वी हैव टू एस्टैब्लिश द रेलेवेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विच इज देयर. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये यूं ही है. अगर एक न्यूरॉन भी है बॉडी में तो इट इज रेलेवेंट. ओके, सो दिस इज हाउ द टिश्यूज डेवलप. फर्स्ट इज व्हाट? द फर्टिलाइज्ड ओवम which matures to form a zygote, which then implants itself in the uterus, and it undergoes cell division, differentiation, and forms a fetus. Fetus is the initial stage of life which is in the mother's womb or the uterus. ठीक है, जब वो डिलीवर हो जाएगा तो the tissue, the person should have these many tissues. What are those? Epithelial, connective. ये 4 टिश्यूज आपको सबको पता है, 12th में भी कूट कूट के पढ़ाई गई थी. एपिथेलियल लाइनिंग चैप्टर ही था, एपिथेलियल लाइनिंग. ओके, तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्व. तो हम एक एक का एग्जाम्पल बात करेंगे. यस, मसल, मस्क्यूलर टिश्यू का एक एग्जाम्पल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल. नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन. ओके, तो ये ऑल ओवर द बॉडी जहाँ पे भी न्यूरॉन्स रहे, नर्वस टिश्यू रहे, चाहे वो असेंडिंग ट्रैक्ट रहे, चाहे वो टो पे रहे, रिसेप्टर लेवल रहे, कुछ भी रहे, तो दो ज्यादा नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल लाइनिंग, सबका टर्न आएगा. 250 बच्चे हैं, मेरी 200 क्लासेस तो होगी, 50 क्लासेस में मेरे लिए बहुत है. अंडर द स्किन, वन इज अंडर द स्किन. और एग्जाम्पल, epithelial tissue is further divided into many parts: simple, columnar, cuboidal. तो आपको बेसिक पता है कि epithelial lining is further divided into simple, cuboidal, columnar, stratified, simple stratified, complex stratified, ciliated, non-ciliated. तो हाँ, तो मैं ये जो नाम ले रही हूँ कि सीलिएटेड, हर जगह सीलिएटेड नहीं है. तो वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो वो सीलिया का रोल वहाँ क्या है? ऑब्वियसली सीलिया का एक रोल मूवमेंट है.
तो अब ये कहाँ पाई जाएगी? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ये वहां पाई जाएगी जहां पे हमें कुछ आगे बढ़ाना है। तो आगे हमें क्या बढ़ाना है या किसी चीज को रोकना है, तो सबसे कॉमन है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में सीलिएटेड है या नहीं है? तो क्यों? क्योंकि फ्लूइड को हमें आगे बढ़ाना है। सो कंसिडर व्हेन यू रीड एनाटॉमी, उसको ये सोचो, हिस्टोलॉजिकली मत पढ़ो। मे बी आई मे बी रॉन्ग बट आई एम जस्ट साइटिंग बिकॉज मुझे एनाटॉमी इतनी आती नहीं है। तो अगर जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से कोरिलेट किया जाए कि ये हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्यूबॉइडल सेल, थायराइड ग्लैंड, तो क्यों? अगर सीलिया है तो क्यों? अगर कॉलमनर सेल्स है तो व्हाई इज इट देयर? व्हाई कॉलमनर सेल इज नॉट इन द थायराइड ग्लैंड? राइट, so you should correlate it। तो अगर तुम इस तरीके से कोरिलेट करो तो तुम्हारा जीआई सिस्टम साथ साथ पढ़ते जाओगे, साथ साथ एंडोक्राइन होगा, क्योंकि रिमेंबर ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। रिकलेक्ट करो, जीआई सिस्टम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस, सिंपल एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी, एल्वुलाई। अब क्यों? क्योंकि अगर सिंपल एपिथेलियल थिन लाइनिंग रहेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अगर वो लंबा कॉलमनर रहेगा दिक्कत होगी। ओके, और हमें जो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए। तो अगर वो कॉलमनर एपिथेलियम रहे या क्यूबॉइडल रहे या स्ट्रैटिफाइड रहे या कुछ रहे, मल्टीलेयर से ऑक्सीजन नहीं आएगा और ना ही वो जा पाएगा। So this is how you should remember at the capillary end, at the respiratory capillary alveoli, so you will have single simple squamous line, right? अगर कॉलमनर है, क्योंकि हमें उस सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बाइकार्बोनेट होता है, वाटर रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, तो वो थोड़ी चौड़ी सेल होगी तो वो अंदर एक्टिविटी हो सकती है, इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी। सो रीनल एपिथेलियम, GIT, they are all columnar, right? Now these tissues form the heart, lung, kidneys, etc., and then you get the final human body. Now what are the systems we will study? These are few of the examples which I have tried to put it in animation for your better understanding. So if I click on cardiovascular system, so what are you visualizing? A heart, arteries and veins. तो अब ये तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया है कि जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का चैप्टर शुरू होगा, we will concentrate on heart and on the circulatory system. Okay? अब हार्ट के चेम्बर्स आपको पता है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे वो वर्ड हटेगा, कौन सा, जो आप रेगुलरली यूज करते थे 12th तक, ऑरिकल्स। एम आई क्लियर? तो अब हम ह्यूमन में ऑरिकल्स होता नहीं है, ह्यूमन में क्या होता है? एट्रिया। एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे कि एट्रिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, कार्डियक सिस्टम ही पढ़ना है और वेन्स और आर्टरीज पढ़ना है। नहीं, अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? प्रेशर चेंजेस, प्रेशर मेंटेनेंस, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, सबसे पहले तो हार्ट पंपिंग, उसके एक्शन पोटेंशियल, उसकी एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो ये सिंपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं है कि अब आपने देखा कि अच्छा तो हार्ट है, ये तो हमने पढ़ाई है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ाई है कि आर्टरीज जाती है और वेन्स आती है, ये तो पढ़ाई है। लेकिन अब एक एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, हम बहुत देर तक खड़े होते हैं, स्कूल में सभी लोग पीटी में खड़े हुए होंगे, कई बच्चे चक्कर खा के गिरे, क्यों? डिहाइड्रेशन।
तो यही हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो गई ग्रेविटी की वजह से, हमारे मस्कुलर पंप्स नहीं काम किए, मसल पंप काम नहीं किया, वैल्वुलर एक्शंस में हुआ, तो देयर वाज पेरिफेरल पूलिंग। तो इसकी वजह से जब ब्लड वापस हार्ट को नहीं मिला तो आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम हुआ तो ब्रेन को आउटपुट कम हुआ, तो ब्रेन में सिंकोप हुआ, उसके इम्पल्स शट डाउन हुए और हम चक्कर खा के गिरे। अभी हम बहुत बार गिरेंगे हेमाटोलॉजी लैब में भी, क्योंकि हम पहली बार ब्लड देखेंगे, अपना ब्लड देखेंगे, क्योंकि जो भी टेस्ट होगी वो आपके ब्लड से होगी, तो हम अपना ब्लड देखेंगे तो हम चक्कर खा के गिर सकते हैं। तो क्यों? तो दैट इज सिंकोप। व्हाट वाज द इम्पल्स वाज शट डाउन, so you had a syncope, तुम बेहोश हो गए। So this is what are you going to study in cardiovascular system, respiratory। कितना छोटा सा गोला लगता है कि बस 2 लंग्स पढ़ने, है तो बहुत छोटा सा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन उसके सारे प्रेशर चेंजेस, उसके सारे CO2 लेवल, उसके सारे ऑक्सीजन लेवल, उसका केमिकल रिएक्शंस, उसका न्यूरल रेगुलेशन कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, कौन सा सेंटर काम करता है, हाँ, लेकिन वो इनिशिएट कैसे होता है, केमिकल क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। फिर साथ में ये है कि जो हम एस्थमेटिक मरीज होते हैं उसमें हमको नॉर्मल FEV1 क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस डायनामिक लंग वॉल्यूम, व्हाट आर द वेरियस डायनामिक एंड स्टैटिक लंग वॉल्यूम, तो ये थोड़ा डिटेलिंग में जाओगे, ठीक है। सो डोंट रिलाई ऑन दैट गोला। डाइजेस्टिव, अब ये दूसरा गोला आ गया, नो, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा सा है, स्टमक से शुरू होके एनस से खत्म हो जाता है, हमें पता है हमने जो खाया है वो सुबह निकल जाएगा, राइट, बट दिस इज नॉट, बिकॉज व्हाट यू ईट gives the supply to your body to work। कितने बच्चे नाश्ता नहीं करके आए? नहीं, ईमानदारी से बोलो, क्योंकि उससे रिलेटेड है। अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाता है क्या यहाँ पे? करना भी मत, क्योंकि अब आप लोग अगर इतने देर तक खाना नहीं खाओगे तो व्हाट विल हैपन, योर बॉडी इज डिजाइन्ड, HCl सिक्रीट होगा, वो जो कुछ न्यूट्रलाइज करने को उसको है नहीं, तो वो तुम्हारी म्यूकोजा को न्यूट्रलाइज करेगा, तो क्या होगा, एसिड फॉर्मेशन, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, गैस्ट्राइटिस। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करके आते, प्लीज नाश्ता करके आए, चाहे 1 गिलास दूध भी पी के आए, कंपल्सरी। अब भूल जाओ कि मम्मी हाथ में देगी। हॉस्टल में कितने बच्चे हैं देखो, तो अब बच्चे ये ध्यान रखो, जो तुम्हारी ऐशो आराम थी ना, खत्म, अटेंडेंस की जरूरत नहीं, मैंने ले ली है, तो अब खुद के सेहत का ध्यान कौन रखेगा, हु विल टेक केयर, यस, और योर फ्रेंड्स, कि तुमने दूध पिया कि नहीं पिया, कुछ खाया कि नहीं खाया, ओके, योर रूममेट। renal system again your output depends on the water intake। someone has said हम चक्कर खा के गिर जाते हैं क्योंकि हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हम डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारा वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाता है, फिर हमें पानी पीने के बाद या ग्लूकॉन डी पीने के बाद वी फील एनर्जाइज्ड। व्हाट इज योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर if you want to have a flawless good shiny skin? See, I got the answer from the girls. Boys, don't you want to have a flawless skin which will attract the girls? Yes, you have to better it always. Obviously, the pollution is so much that it will damage you will damage the skin. Right. So this was on the lighter note. ये सब एग्जाम में लिखने की बातें नहीं होती है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या पढ़ना है रीनल सिस्टम में। हम कैमल भी नहीं है कि हम रेगिस्तान में बहुत सारा पानी पी के चले जा रहे हैं, नहीं, तो हमें सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। रहते हैं राजस्थान में, लेकिन रेगिस्तान में पानी थोड़ा तो अवेलेबल है,
तो प्लीज सी टू इट कि आप ये जो बॉटल लाते हो अभी मत पियो, क्योंकि मुझे भी प्यास लगेगी, फिर मेरा तो बॉटल है नहीं, ठीक। तो आपका ये 1 लीटर की बॉटल होती है, दिन में 2-3 भी पी लोगे तो योर रीनल सिस्टम विल फ्लश आउट व्हाटएवर टॉक्सिन। हम कितना ही जंक फूड खाते हैं, एक तो स्विगी और जोमेटो ने सब बर्बाद कर दिया। कल मेरी डॉटर घर में बैठी हुई भी रिजल्ट का वेटेड है, बोले मुझे खाना नहीं अच्छा लगता घर का। तो मैं सोची, मैं कहा हाँ तुम जो कॉलेज जाके चटर पटर खाती थी ना वो बंद हो गया है। तो बोली एग्जैक्टली, सो आई एम मिसिंग दोज जंक फूड, तो वी डेफिनेटली मिस इट। एंड ये कहानी घर घर की है कि हमको भी यही प्रॉब्लम होती है हमारे बच्चों से, तो उनके पीछे पड़ के जबरदस्ती पानी पिलाना, ये करना वो करना। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू हैव अ नॉर्मल functional body. Then we move on to reproductive system. We have the male reproductive system, which is responsible for the release of the sperm, which is very essential for the formation of the ovum and for the progeny life. And this is the female reproductive system, that is the fallopian tube, uterus, cervix and the vagina, right? Now we come to the musculoskeletal system. ये डराने के लिए नहीं है और ना ही यूज करना कि किसी को डराना है, but this is the skeletal system which gives a framework to your body through which you can do your work. अगर इसमें से कुछ भी टूट जाए तो हम क्या करते हैं? प्लास्टर, वी आर बेड रिडन। तो ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शन हैम्पर करता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बोन फॉर्मेशन, बोन hormones responsible for maintenance of a good quality bone, calcitonin, parathormones and calcium, ठीक है। अब ये आ गया skeletal system. Here they have only showed the muscles and this is the striated voluntary muscle which is under our control. कोई जरूरी नहीं है कि हमें गुस्सा है तो हमें सामने वाले को थप्पड़ मारना ही है, वो हमारे हाथ में, क्योंकि हमारा हाथ है, we can control it. So this control is nervous system से correlated to coordination. ये क्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है? होल बॉडी। तो ये सिर्फ ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से भी ऊपर जाएगा? बोथ वेज। So what is the main correlating factor? Integrating factor is the spinal cord. अब दो तरीके की नर्वस सिस्टम है, एक तो जनरलाइज्ड, एक सिस्टमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मतलब किसी के नहीं सुनते, जैसे तुम कभी कभी नहीं सुनोगे क्योंकि तुम्हें करना अपनी है, तो दैट इज अंडर द विच कंपोनेंट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो है ही, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो ऑटोनॉमिक के तहत आती है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं अभी कह दूं कि इस बच्चे को क्वेश्चन आंसर करना है तो क्या होगा? उसको क्या होगा? अच्छा मैं इसको बोल रही हूँ खड़े हो जाओ, जस्ट एन एग्जाम्पल, खड़े हो जाओ। अब क्या हो रहा है? डर लग रहा है कि मैम क्या पूछेगी नेक्स्ट। तो what is happening to your body is not under your control. तुम्हारा नीट का रिजल्ट था तो क्या हाल था? किसका गला सूखा था, किसको पैल्पिटेशंस हुए थे, किसको बहुत डर लगा, बट दैट वाज यू न्यू कि क्या रिजल्ट आ सकता है। आपको वेरी वेल पता था कि आपने इससे ज्यादा स्कोर नहीं करना है। हाँ पता था, सबको पता था। ऐसा कोई नहीं था कि जो सोच रहा है कि अरे 450 कैसे आ गए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 650। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है, एटलीस्ट ईयर 500, 550 मान लिया। बट वॉट वॉज हैपनिंग? यू वर स्कैर्ड, यू वर वॉट, मे बी कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस, क्लोजिंग योर आईज कि मुझे रिजल्ट नहीं देखना है, ट्राइंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैनर्स कि वो रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए। So what was this was not under your control. You were wanting कि नहीं मैं ऐसा behave नहीं करूँ, but still you were doing. So this is parasympathetic and sympathetic, and this comes under the category of autonomic nervous system, and this controls your body immediately, and these are emergency nervous system, flight and fright. ठीक है?
अगर मैं कह दूं कि अगले हफ्ते एग्जाम है, फियर है ना, और वो रिजल्ट को जब डिस्प्ले होगा तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है और उसके पहले जो स्टिमुलेट होता है वो सिंपैथेटिक, लेकिन वो दोनों आपके कंट्रोल में नहीं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे असर करते हैं। और बाकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपको सेंसेशन, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स, इम्पल्स गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गवर्नड है, ठीक है। एंडोक्राइन हॉर्मोन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हर बार बाय ऑर्डर ऑफ द हाइपोथैलेमस, बाय ऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी and go to the target tissues which will release it in response to your body function. Yes, if you are having low sodium, what will the hormone release will do? Increase the sodium or increase the volume. So which center will stimulate and what hormone will be released? We will see. तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारे बॉडी का वॉल्यूम लो हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है, डिहाइड्रेटेड हो गए, so what will be the first? Renal will stop passing out the urine because we have to conserve. So ADH, antidiuretic, vasopressin, constriction of the vessels ताकि वे surface पे नहीं जाए। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल को इतनी जरूरत नहीं है, वहाँ पे शट डाउन। So this is how the endocrine takes place or the endocrine decides कि कहाँ जरूरत है। And the last is the immunity. This is spread out throughout the body, mostly in the form of lymph nodes, lymph glands, thymus, and most important WBC, bone marrow, and most important the WBC with day-to-day fight. And WBC में भी सबसे common neutrophil. This is the most common. Depending on the infection, अगर allergic है eosinophil, अगर कुछ और है तो बेसोफिल, that we will be studying in detail about the various blood cells in the class, ठीक है। Now as one word was said, coordination of all these organ systems. Now what is this box saying? If I interpreted this to be the human body, this is your intake, this is the respiratory system, circulatory system, जो हमने खाया है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, व्हाटएवर इट इज। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हम बाहर फेंकेंगे। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन अंदर लिया, एक्सचेंज हुआ, O2 कैरिंग कैपेसिटी हुआ, इट इज डिलीवर्ड टू ऑल द टिश्यूज, वो वापस आया, वो CO2 के माध्यम से बाहर निकल गया। फिर बचा यूरिनरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले फिल्टर किया कि जो हमें टॉक्सिन प्रोडक्ट्स है GFR, नेफ्रॉन से, वो फिल्टर किया। तो सारा प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा हम सारा फिल्टर करते हैं। फिर वो यूरिन बनता है तो धीरे धीरे हम उसमें से जो जरूरत की चीजें होती है वो वापस से ले लेते हैं और यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। तो दिस इज हाउ योर एंटायर बॉडी works. So this is the skin, separates the internal and external environment. Fluids of the internal environment bathe all the cells of the organism and differ in the composition from external environment. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि what is ICF and what is ECF? Intracellular fluid and extracellular fluid. तो internal environment जो है वो हमारे बॉडी का है, लेकिन उसमें क्या रहेगा? ECF। और ICF मतलब जो छोटी सी सेल के अंदर रहेगा। ये क्लैरिटी होनी चाहिए एट दिस स्टेज कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आप सोचोगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों है। इट्स नॉट दैट। इंटरनल एनवायरनमेंट हियर मीन्स योर बॉडी सिस्टम, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। ओके, अ सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स मटीरियल टू एंड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. Some organs carry out the exchange materials and cells of organ exchange with each other via the internal environment. So have you understood what is in store for you in physiology? छोटा ही है, not much. Okay.
So we start off with the next class maybe tomorrow 9 to 10, cell physiology.